हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। हाजिर हूं एक और नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता है, हम भारत के भूगोल की चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, हमने भारत के भूगोल में सामान्य परिचय से लेके भूआकृतिक प्रदेश, वनस्पतियां जैसे कुछ टॉपिकों की चर्चा कर ली थी। दोस्तों, आज एक और नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे दोस्तों नए टॉपिक के साथ में भारत में अफवाह तंत्र। भारत की जो नदियां हैं उनकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों। तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ दें और शेयर करें दोस्तों सभी के साथ। और मेरे साथ शुरुआत करेंगे आज के इस नए टॉपिक की दोस्तों, भारत का अफवाह तंत्र। भारत में अफवाह तंत्र। दोस्तों, भारत के अफवाह तंत्र की चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण अफवाह प्रतिरूपों की हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो भारत है उसमें जो नदियां हैं उनका उद्भव होता है, और जो हमारा भारत है उसकी नदियों को कितने भागों में बांट रखा है, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हमारे भारत के अंदर बहती है, और जिनमें सर्वाधिक मात्रा में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, छोटी कौन सी है, कितना क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है। इन सभी की चर्चा आज के इस टॉपिक में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ शुरुआत करेंगे आप, और सबसे पहले आप हेडिंग लगा देंगे दोस्तों। भारत में नदियों के अफवाह तंत्र के टॉपिक में आपको पहली हेडिंग लगानी है दोस्तों, अफवाह प्रतिरूप। हेडिंग लगाए दोस्तों, अफवाह कुछ महत्वपूर्ण अफवाह प्रतिरूप है दोस्तों। जैसे मैं अगर चर्चा करूं दोस्तों आपके सामने महत्वपूर्ण अफवाह प्रतिरूपों में, जैसे वृक्षाकार प्रतिरूप है, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप है, जालीनुमा प्रतिरूप है, और मैं बात करूं तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण अन्य जो प्रतिरूप हैं जो कि नदियों के द्वारा या अफवाह तंत्र के द्वारा बनाए जाते हैं, उन सभी की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले अफवाह प्रतिरूप में आप एक नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों। सबसे पहले एक नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, वृक्षाकार वृक्षाकार प्रतिरूप। प्रतिरूप वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप। दोस्तों, एक चीज से आपको अवगत करवा दूं कि मैं ये जो क्लासें आपके सामने ले रहा हूँ, ये सभी क्लासें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ली जा रही है। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसी को साक्ष्य मान के मैं ये सारी क्लास ले रहा हूँ। दोस्तों, अगर कोई त्रुटि होती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चर्चा करें दोस्तों वृक्षाकार प्रतिरूप से संबंधित। तो वृक्षाकार प्रतिरूप में क्या होता है दोस्तों, जो नदी होती है, मुख्य नदी, जैसे मैंने ये कोई नदी बनाई, इस मुख्य नदी में विभिन्न जो सहायक नदियां हैं वो आकर मिलती है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई पेड़ है और उसकी शाखाओं के रूप में इसमें नदियां आकर मिल रही हो। और ऐसी नदी के अवतंत्र तंत्र रूप को हम क्या कह देते हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप। जैसे मैंने आपके सामने ये नदी बनाई, आप मान लीजिए कि कौन सी नदी है, गंगा नदी। गंगा नदी में मैं बात करूं तो ऊपर की साइड से उत्तरी क्षेत्र से कुछ महत्वपूर्ण नदियां मिलती है, जैसे गंडक है, घाघरा है, और दक्षिण की ओर से भी यमुना है, और उसकी सहायक नदियां सोन नदी है। ऐसे प्रमुख नदियां आके मिलती है, और अंतिम रूप से जब बंगाल की खाड़ी में वो अपना जल गिराती है तो वहां पे एक क्षेत्र बनाती है डेल्टा नुमा, और उस क्षेत्र वो क्षेत्र ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पेड़ का क्या हो, तना। जबकि जो ऊपर की शाखाएं हैं, या मैं कहूं ऊपर की जितनी भी सहायक नदियां हैं, वो कैसा प्रतीत करती है कि जैसे पेड़ों की शाखा हो, और इसी प्रतिरूप को हम कह देते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। तो मेरे साथ आप इसमें लिख लेंगे दोस्तों, जब नदियां जब नदियां जब नदियां इसको नदीय क्षेत्र करो दोस्तों, जब नदीय क्षेत्र वृक्ष की शाखाओं के रूप में प्रतीत होता हो तो उसे वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप कहते हैं।
दोस्तों इसका जो एक उदाहरण मैं आपको दूं तो भारत में हमने अभी जस्ट बात की गंगा नदी की, और भारत में ही अगर बात करें भारत के उत्तरी मैदान की नदियां जो है जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियां आ जाती है, वो कौन सा प्रतिरूप बनाती है? तो वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती है। कौन सी नदी? उत्तरी मैदान की नदियां। आगे चर्चा करूं अगर दोस्तों अगले प्रतिरूप की, तो ये था हमारा पहला प्रतिरूप वृक्षाकार प्रतिरूप, जिसमें हमने बात की कि नदियां जब अपने सहायक नदियों के साथ कैसा क्षेत्र बनाए? वृक्षाकार। अच्छा दोस्तों इसमें नदियां, नदी है क्षेत्र, वह सहायक नदियां और कर ले, सहायक नदी है द्वारा बना क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, वना क्षेत्र अगर ऐसा प्रतीत हो तो कौन सा अव्वय रूप बनता है? वृक्षाकार। दूसरा जो प्रतिरूप है दोस्तों, दूसरे अगर प्रतिरूप की मैं अगर चर्चा करूं आपके सामने, तो वो है दोस्तों अरीय प्रतिरूप। दूसरे प्रकार का अगर हम बात करें दोस्तों अव्वय प्रतिरूप में, तो जो दूसरा प्रकार का नदी प्रतिरूप बनता है वो बनता है अरीय प्रतिरूप, अरीय अव्वय प्रतिरूप। दोस्तों अरीय प्रतिरूप में क्या होता है? किसी भी पहाड़ी क्षेत्र से, या मैं कहूं ऐसा पर्वत क्षेत्र जहां से जो नदियां हैं वो निकले और अलग अलग दिशाओं में, यानी सभी दिशाओं में अगर वो बहे, तो हम उसे कहेंगे अरीय प्रतिरूप। अगर मैं इसका उदाहरण लूं तो भारत में एक पर्वत श्रृंखला है अमरकंटक की पहाड़ियां। उन पहाड़ियों से जो नदियां निकलती है, एक साइड उससे निकलकर जैसे नर्मदा नदी आ जाती है, एक साइड उससे अन्य नदी निकल कर चली जाती है, तो कृष्णा वगैरह उनकी सहायक नदियां हैं। तो अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं उनसे जो निकलने वाली नदियां हैं, उन नदियों को, जो अमरकंटक की पहाड़ी है, उस प्रतिरूप को हम क्या कह देते हैं? अरीय प्रतिरूप। अगर मैं उदाहरण की बात करूं, कोई पर्वत है और उस पर्वत से सभी दिशाओं में अगर नदियां बहकर निकल जाए, तो वो कौन सा प्रतिरूप कहलाता है? अरीय प्रतिरूप। तो आप इसके अंदर लिखेंगे जब जब किसी पहाड़ी क्षेत्र से नदी नदी निकलकर निकलकर सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में बहती है, तो ऐसे प्रतिरूप को ऐसे प्रतिरूप को अरीय प्रतिरूप कहते हैं, अरीय प्रतिरूप कहते हैं। फिर से कहूं, अमरकंटक की जो पहाड़ियां उससे निकलने वाली नदियों का जो प्रतिरूप बनता है वो कैसा बनता है? अरीय प्रतिरूप। उदाहरण के लिए लिख ले इसमें, जैसे अमरकंटक की पहाड़ी क्षेत्र को क्या कर देगा? अमरकंटक का पहाड़ी क्षेत्र। दो प्रतिरूपों की हमने चर्चा की, जिसमें पहला वृक्षाकार और दूसरा अरीय। तीसरे नंबर पर आप हेडिंग लगाएंगे दोस्तों जालीनुमा प्रतिरूप, जालीनुमा अववाह प्रतिरूप। महत्वपूर्ण प्रतिरूपों में अगर तीसरे नंबर पर मैं बात करूं, तो तीसरे नंबर पर कौन सा आता है दोस्तों? तीसरे नंबर पर जालीनुमा प्रतिरूप। और जालीनुमा प्रतिरूप में क्या होता है दोस्तों? जब जो मुख्य नदियां तो आमने सामने बहती है दोस्तों। बात कर रहे थे दोस्तों जालीनुमा प्रतिरूप की, तो जालीनुमा प्रतिरूप में क्या होता है दोस्तों? नदियां जो है समांतर बहती है, और जो उनकी सहायक नदियां हैं वो समकोण पे बहती है। ऐसी नदियां जो समांतर बहे और वो उनकी जो सहायक नदियां हैं वो समकोण पे बहे, उस प्रतिरूप को हम क्या कह देते हैं? जालीनुमा प्रतिरूप। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों, जब मुख्य नदियां मुख्य नदियां समांतर बहे
वह सहायक नदियां नदियां समकोण पर बहती हो तो जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। अंतिम रूप में चर्चा करेंगे दोस्तों, ये था हमारा तीसरा रूप। चौथे रूप में अगर चर्चा करें दोस्तों, तो चौथे रूप पे हम चर्चा करेंगे अभिकेंद्रीय प्रतिरूप की। इससे पहले हमने दोस्तों 3 प्रतिरूपों की चर्चा कर ली है। कौन कौन से, अगर मैं वापस से आपको बताऊं, एक वृक्षाकार प्रतिरूप था, एक अरीय प्रतिरूप था और एक जालीनुमा प्रतिरूप। तीसरे नंबर पर हम चर्चा करेंगे अभिकेंद्रीय प्रतिरूप की। दोस्तों, किसी भी झील या गर्त, अगर किसी गर्त या झील में सभी दिशाओं से अगर नदियां आकर अपना जल गिराती है, तो ऐसे प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप में सभी नदियां सभी दिशाओं से आकर अपना जल कहाँ है, एक क्षेत्र में गिरा देती है। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे दोस्तों, जब नदियां सभी दिशाओं से बहते हुए किसी झील या गर्त में आकर गिरती हो तो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप बनता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो दोस्तों, जैसे सांभर झील क्षेत्र, सांभर झील क्षेत्र। तो दोस्तों, नदीय प्रतिरूपों में मुख्य रूप से मैंने 4 प्रतिरूपों की चर्चा की। 4 प्रतिरूपों में मैंने आपको सबसे पहले बताया वृक्षाकार प्रतिरूप, जिसमें हमने कहा कि नदी क्षेत्र में अगर सहायक नदियां वृक्ष की शाखाओं के रूप में आकर नदी में मिल जाएं, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमने चर्चा की थी अरीय प्रतिरूप की, और उसमें हमने देखा था दोस्तों, अरीय प्रतिरूप में क्या होता है, सभी ओर से पर्वतीय क्षेत्र से नदियां निकलकर सभी दिशाओं में बहती हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम, ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं, अरीय प्रतिरूप कहते हैं। तीसरे नंबर पर हमने चर्चा की जालीनुमा प्रतिरूप की, और जालीनुमा प्रतिरूप में हमने चर्चा की दोस्तों, अगर मुख्य नदियां समांतर बहे और जो उनकी सहायक नदियां हैं वो समकोण पे काटे, तो ऐसे प्रतिरूप को हम जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। और अंतिम रूप पे हमने चर्चा की दोस्तों अभिकेंद्रीय प्रतिरूप की, और उसमें हमने देखा कि जो नदियां हैं अगर सभी दिशाओं से आकर किसी झील या गर्त में अपना जल गिराए, और ऐसा अगर एक प्रतिरूप बनता है, तो उस प्रतिरूप को हम कह देते हैं अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। और इसका उदाहरण हमने सामर झील देखा। दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं कंटिन्यू भारत के आपका तंत्र में। और अब आप हेडिंग लगाएंगे दोस्तों, सागरीय जल के आधार पर, सागरीय जल के आधार पर, सागरीय जल के आधार पर, सागरीय जल के आधार पर भारत का अब्बा तंत्र कितने भागों में बांट रखा है, 2 में। कौन कौन सा, तो दोस्तों इसके 2 भाग हैं। एक है बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी का अब्बा तंत्र, और दूसरा है दोस्तों अरब सागर का अब्बा तंत्र, अरब सागर का
अफवाह तंत्र। दोस्तों चर्चा की जाए अगर बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की, तो लगभग 77% जल अरब सागर में नदियां ले जाती है और बचा हुआ शेष 23% जल, सॉरी 77% जल बंगाल की खाड़ी में नदियां ले जाती है और बचा हुआ 23% जो जल है अरब सागर में नदियां ले जाती है। बंगाल की खाड़ी में जो मुख्य रूप से नदियां जो जल ले जाती है उनमें मैं बात करूं तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, पेन्नार है, कावेरी है, कृष्णा है, व सहायक नदियां, व सहायक नदियां। अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों अरब सागर की, तो इसमें जो मुख्य रूप से नदियां जल ले जाती है उनमें सिंधु है, नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, व सहायक नदियां। इन सभी का जल कहाँ जाता है दोस्तों? तो ये सभी नदियां जल गिराती है कहाँ पे? ये सभी नदियां जल गिराती है दोस्तों, ये सभी नदियां जल गिराती है दोस्तों दोनों के दोनों सागरों में। एक बार फिर से अगर मैं आपको समझाऊं दोस्तों, तो जो बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी की जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की नदियां जो जल लेके जाती है लगभग 77% जल ले जाती है और अपना जल किस में गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जल लेके जाती है उसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, उनकी सहायक नदियां हैं, साथ में गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है। इन सभी की सहायक नदियां भी इन्हीं के साथ जल को कहाँ गिराती है? मैं बात करूं तो बंगाल की खाड़ी। दूसरी ओर हमने चर्चा की दोस्तों अरब सागर की। अरब सागर में लगभग 23% क्षेत्र आता है और 23% जो जल क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से जो नदियां जल गिराती है, अगर मैं बात करूं 23% जल में, तो मुख्य रूप से सिंधु है, नर्मदा है, ताप्ती है और साथ में इनकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां साबरमती है, ये सभी नदियां जल लेकर कहा जाती है? अरब सागर में। आगे कंटिन्यू चर्चा करेंगे दोस्तों। ये थी दोस्तों हमारी जल क्षेत्र के आधार पर। आगे अगली जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों, उसमें चर्चा करेंगे जल सवर क्षेत्र के आधार पर। जल सवर क्षेत्र के आधार पर, जल सवर क्षेत्र के आधार पर जो भारत का आभा तंत्र है उसको 3 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से? तो बात की जाए तो पहला जो क्षेत्र है उसको बांटा है दोस्तों मुख्य द्रोणी क्षेत्र, मुख्य अथवा द्रोणी क्षेत्र। दूसरे नंबर पर अगर चर्चा करूं तो मध्यम द्रोणी क्षेत्र और तीसरे नंबर पर दोस्तों अगर चर्चा की जाए तीसरे नंबर पर तो लघु द्रोणी क्षेत्र, द्रोणी क्षेत्र। दोस्तों 3 भागों में किसको बांट रखा है जल सवर क्षेत्र के आधार पर? भारतीय जल, भारतीय जो आभा तंत्र है उसको 3 भागों में, 3 द्रोणियों में बांट रखा है। चर्चा करें दोस्तों मुख्य द्रोणी क्षेत्र के अंतर्गत 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अथवा क्षेत्र को धारण करने वाली नदियों को शामिल किया जाता है। अगर बात करूं मध्यम की तो 2000 से लेकर के 20,000 किलोमीटर, 20,000 वर्ग किलोमीटर अभा जो क्षेत्र है उसको धारण करने वाली नदियों को किसमें रखा जाता है? मध्यम द्रोणी में। तीसरे नंबर पर अगर चर्चा की जाए तो 2000 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र पर बहने वाली नदियां या कम क्षेत्र को धारण करने वाली नदियों को किसमें रखा जाता है? लघु द्रोणी। अगर मैं बात करूं
मुख्य द्रोणी की, तो इसमें जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनमें आप दोस्तों लिख सकते हो गंगा, उदाहरण के तौर पर ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, साबरमती, पेन्नार, कृष्णा व अन्य। इधर अगर बात करूं दोस्तों, साथ ही अगर बात करूं मैं इन नदियों की, तो जो 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा, सॉरी 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र रखने वाली जो नदियों की संख्या है भारत में, वो है दोस्तों 14 नदी। कितनी है इनकी संख्या, कितनी है दोस्तों? 14। बात करूं अगर 2000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की, तो इसमें मुख्य रूप से जो नदियां आती है उसमें है दोस्तों पेरियार, मेघना, मुख्य नदियां हैं दोस्तों। ऐसी नदियां जो 2000 से लेकर 20,000 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को धारण करती है। मुख्य रूप से भारत में कितनी नदियां हैं? तो 44 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं दोस्तों? 44 नदियां हैं। और इसके अंतर्गत ऐसी नदियां आती है जो 2000 से कम, ऐसी भारत में अनेक नदियां हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते। मुख्य रूप से इनको पढ़ा भी नहीं जाता है दोस्तों। मुख्य रूप से पढ़ने लायक जो अध्ययन की दृष्टि से जो नदियां हैं उनका अध्ययन इन्हीं का किया जाता है। तो मैंने चर्चा की दोस्तों आपके सामने जल सवर क्षेत्र के आधार पर भारत की नदियों की, और भारत की जो नदियां हैं या भारत का जो जल सवर क्षेत्र के आधार पर नदी द्रोणियां हैं उनको 3 भागों में बांटा। पहला मुख्य द्रोणी क्षेत्र, दूसरा हमने बात करी मध्यम, और तीसरा लघु। मुख्य द्रोणी जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत हमने 20,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र आता है उसको शामिल किया। ऐसी नदी जो अपना वेसिन या अपना जो अगवा क्षेत्र है 20,000 किलोमीटर क्षेत्र से अधिक रखती हो, वो सभी किसमें शामिल की जाती है? मुख्य द्रोणी क्षेत्र। उदाहरण के लिए हमने गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, साथ में बात करूं पेन्नार है, साबरमती है, जैसी नदियों की चर्चा की। दूसरे नंबर पर हमने मुख्य द्रोणी क्षेत्र के बाद में चर्चा की मध्यम द्रोणी क्षेत्र। मध्यम द्रोणी क्षेत्र के अंतर्गत 2000 किलोमीटर से लेकर के और 20,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र, अगवा क्षेत्र शामिल किया जाता है। ऐसी नदियों में मुख्य रूप से हमने मेघना है, मेघना के साथ में पेन्नार है, सॉरी पेरियार है, नदियों की चर्चा की। और भारत में ऐसी नदियां कितनी हैं? 44 है। साथ में हमने लघु क्षेत्र की नदियों की भी चर्चा की, और ऐसा क्षेत्र जो 2000 किलोमीटर से भी कम क्षेत्र रखती है उन नदियों को हम किस में रखते हैं? लघु क्षेत्र में। तो आगे चर्चा करेंगे दोस्तों इसी से संबंधित। ये चर्चा थी दोस्तों हमारी जल सवर क्षेत्र के आधार पर। अब चर्चा करेंगे दोस्तों इसी से संबंधित आगे कंटिन्यू, और चर्चा में जो अगली चर्चा है हमारी, भारत में भारत का अफवाह तंत्र किसके आधार पर? तो मैं बात करूं तो क्षेत्र कह दो या फिर आकृति कह सकते हो, भू आकृति के आधार पर। इनके आधार पर अगर हम भारत के अफवाह तंत्र को देखें तो कितने भागों में बांट रखा है? 2 में। कौन कौन सा है दोस्तों? मुख्य रूप से अगर दोनों अफवाह तंत्रों की बात करें तो हिमालय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र की नदियां, या हिमालय क्षेत्र अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र। दूसरे नंबर पे है दोस्तों प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। क्षेत्र के आधार पर या भारत में अध्ययन की दृष्टि से जो भारत का अफवाह तंत्र है वो 2 भागों में बांट रखा है। कौन कौन सा? एक हिमालय क्षेत्र की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय क्षेत्र की नदियों में अगर मुख्य नदियों की चर्चा करें तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है। साथ ही प्रायद्वीपीय भारत की अगर नदियों की चर्चा करें तो उसमें मुख्य रूप से जो नदियां होती है उसमें नदियों में आप महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है, पेन्नार है, पेरियार है, जैसी नदियों का अध्ययन करेंगे। तो उदाहरण के लिए दोस्तों लिख लें, जैसे अगर हिमालय क्षेत्र की बात करें
तो सिंधु है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, वह सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हम चर्चा करेंगे दोस्तों प्रायद्वीपीय हवा तंत्र की नदियों में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मुख्य रूप से महानदी है, दूसरे नंबर पर गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है, पेरियार है, जैसी साथ ही नर्मदा है, ताप्ती है, जैसी महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अध्ययन की दृष्टि से भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में, एक हिमालय क्षेत्र का अफवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। हिमालय क्षेत्र के अफवाह तंत्र में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, और साथ ही बात करूं प्रायद्वीपीय भारत की तो उसमें हमने चर्चा करेंगे नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है, पेरियार है, जैसी महत्वपूर्ण नदियों की। तो हेडिंग लगाए दोस्तों ए नंबर पे, इसको ए डाल दे और इसको बी डाल दे। ए नंबर हेडिंग लगा दे दोस्तों अपनी नोटबुक में, हिमालय अफवाह तंत्र, हिमालय क्षेत्र का अफवाह तंत्र। हिमालय क्षेत्र का अफवाह तंत्र ए नंबर डाल के दोस्तों डाल दे हिमालय क्षेत्र का अफवाह तंत्र। दोस्तों हिमालय क्षेत्र के अफवाह तंत्र की चर्चा करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण चर्चा में लेके जाता हूं दोस्तों। सबसे पहले आप भारत का एक छोटा सा उत्तरी भारत का मैप बनाएं। और उत्तरी भारत के मैप में दोस्तों मैं चर्चा करूंगा आपसे 2.4 करोड़ वर्ष से 50 लाख वर्ष पूर्व की। इस समय का जो काल था, कल्प था, उस कल्प को कहते थे दोस्तों, इस कल्प को क्या नाम से जानते थे तो मायोसीन कल्प, मायोसीन कल्प की हम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, कौन से कल्प की करने वाले, मायोसीन। दोस्तों मायोसीन कल्प में जिस समय मायोसीन कल्प चल रहा था, प्लीस्टोसीन युग से पहले, उस समय हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी। और कहते हैं कि उस समय भारत में एक महत्वपूर्ण नदी बहती थी और उस नदी का नाम है दोस्तों शिवालिक नदी। क्या नाम है दोस्तों, शिवालिक नदी। उसी को हम इंडो बर्मा भी कह देते हैं। और कहते हैं कि ये जो नदी थी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी। किधर से किधर दोस्तों, असम में, असम से पंजाब की ओर, किधर, पंजाब की ओर। कैसे बह रही है, पूरब से पश्चिम की ओर। इस नदी को नाम दिया था दोस्तों कौन सी कल्प में, मायोसीन कल्प की नदी है, और इसको नाम दे रखा है दोस्तों शिवालिक नदी, शिवालिक, या इसी को कह देते हैं दोस्तों इंडो बर्मा नदी, इंडो बर्मा नदी। दोस्तों एक बार फिर से समझा दूं, मायोसीन कल्प में एक नदी बहती थी और उस नदी का नाम था दोस्तों शिवालिक। इस शिवालिक नदी के बहने का जो क्षेत्र था दोस्तों वो था पूरब से पश्चिम की ओर। कहते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले भारत में उत्तरी भारत की प्रमुख जो नदी थी वो कौन सी थी, शिवालिक। लेकिन समय में, कालांतर में जब बदलाव होता है और हिमालय की जब उत्पत्ति होती है, प्लीस्टोसीन युग में
जब हिमालय की उत्पत्ति शुरू होती है कौन से कल्प, अब आते हैं हम दोस्तों कौन से युग में, तो प्लीस्टोसीन युग में, प्लीस्टोसीन युग में। कहते हैं कि प्लीस्टोसीन युग में जब हिमालय की उत्पत्ति शुरू होती है, किसकी, हिमालय का जब उत्थान शुरू होता है, तो ये जो मुख्य नदी है वो 3 भागों में बट जाती है। कितने भागों में दोस्तों, 3 भागों में। जो शिवालिक नदी है उसके 3 भाग हो जाते हैं, और वह 3 भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो मैं चर्चा करूं तो एक नदी तिब्बत के क्षेत्र से जासपर और लद्दाख श्रेणी से निकल कर जाती है पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में, और इस नदी को नाम दे दिया दोस्तों सिंधु। क्या नाम दे दिया दोस्तों, सिंधु। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां भी इसी के साथ। दूसरे नंबर पर अगर बात करूं तो उत्तराखंड से एक नदी निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और इस नदी को नाम दे दिया दोस्तों गंगा नदी। क्या नाम दे दिया। तीसरे नंबर पर अगर बात करूं दोस्तों तो तिब्बत के पठार में यहीं से एक नदी निकलती है, और अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और इस नदी को नाम दिया दोस्तों ब्रह्मपुत्र। कहाँ चली जाती, बंगाल की खाड़ी। कौन सी नदी है, तो इस नदी को नाम दे दिया दोस्तों ब्रह्मपुत्र। 3 नदियां हमने शिवालिक नदी के 3 भाग कर दिए, 3 नदियां उससे उत्पत्तित होती है। कौन कौन सी बनती है, तो पहली सिंधु, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। तीनों नदियां अलग अलग क्षेत्र में कैसे चली जाती है, इनकी दिशा कैसे बदल जाती है, इसका भी कुछ महत्वपूर्ण कारक है। बात करूं अगर सिंधु और गंगा के बीच की, पहले नंबर पर अगर चर्चा करूं सिंधु व गंगा नदी की, तो सिंधु और गंगा नदी के बीच में कहते हैं कि दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक पठार हुआ करता था, और उस पठार का नाम है पोटवार का पठार। पोटवार का कह दो या पोटवार का पठार कह दो, पोटवार का पठार। इसको दिल्ली रेंज के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली रेंज। ये जो क्षेत्र है दोस्तों पोटवार का पठार, कहते हैं कि प्लीस्टोसीन युग में पोटवार के पठार के उत्थान के कारण सिंधु और गंगा नदी अलग अलग क्षेत्र की ओर बहने लग गई। सिंधु नदी पश्चिम की ओर, जबकि गंगा नदी पूर्व की ओर अपना जल ले जाकर बहने लग गई। सिंधु नदी अरब सागर में चली गई और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लग गई। और ये सब किसके कारण हुआ दोस्तों, तो पोटवार के पठार के कारण। अगर इसी के साथ आगे चर्चा करूं दोस्तों, तो लगभग मध्य, ये थी पहली चर्चा, किसके कारण हुआ, तो पोटवार के पठार के कारण, पोटवार के पठार के कारण। ठीक है दोस्तों। दूसरी अगर चर्चा करूं 2 नंबर पे, तो दूसरी चर्चा करेंगे दोस्तों गंगा व ब्रह्मपुत्र की। गंगा और ब्रह्मपुत्र कैसे अलग हुए, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलग होने का जो कारण है दोस्तों वो है मालदा गैप। कहते हैं कि इस क्षेत्र में एक व्रंश, एक गैप बना, और उस गैप को हम नाम देते हैं दोस्तों मालदा गैप। इस मालदा गैप के कारण ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों अलग हो जाती है। मालदा गैप जो मुख्य रूप से राजमहल की पहाड़ियां और बात करूं तो मेघालय के पठार के बीच में स्थित है। इस मालदा गैप में कहते हैं कि कालांतर में नदियां अपने साथ अवसाद लाई, जिसमें जलोढ़ मिट्टी वगैरह कंकड़ पत्थर सभी लाकर उसमें जमा कर दिए, और जमा करते करते कहते हैं कि ये क्षेत्र इतना ऊंचा हो गया कि इस क्षेत्र से 2 नदियां अलग अलग भागों में बट गई, और ये भ्रंश एक नदी को पूरब की ओर ले गया, जबकि एक नदी को पश्चिम की ओर, दोनों नदियों के बीच में गैप बना दिया। और ये किसके कारण हुआ दोस्तों, तो मालदा गैप के कारण। तो दूसरा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का दूर होने का कारण है वो है दोस्तों क्या, मालदा गैप। मालदा गैप दोस्तों, ये जो मालदा गैप की घटना है या गंगा ब्रह्मपुत्र की घटना है वो कब होती है दोस्तों, मध्य प्लीस्टोसीन युग में। मध्य प्लीस्टोसीन युग में। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं आपको इस मैटर पे चर्चा करता हूं। मैंने कहा कि मायोसीन कल्प में आज से 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व, 50 लाख वर्ष पूर्व से 50 लाख वर्ष पूर्व
भारत में, उत्तरी भारत में एक नदी बहती थी और उस नदी का नाम था शिवालिक। कहते हैं कि प्लेस्टोसीन युग में हिमालय के उत्थान के कारण उस नदी के 3 भाग हो गए। कितने दोस्तों? 3। 3 भागों में पहला भाग सिंधु के नाम से जाना गया, जो पश्चिम की ओर बहता हुआ अरब सागर में चला गया। दूसरा भाग, जो मध्य भाग है, वो जाना गया गंगा के नाम से। और कहते हैं कि गंगा नदी बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिरा देती है। और तीसरा जो भाग है दोस्तों, वो जाना गया हमारा ब्रह्मपुत्र के नाम से, और वो भी बहते हुए पूरब की ओर बहते हुए अंत में कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो 3 भाग हो गए। किसके कारण हुआ? तो कारण मैंने आपको बताया कि गंगा और सिंधु के बीच में तो कौन सा पठार पनप गया? तो पोटवार का पठार। मैं कहूं कि पोटवार के पठार के उत्थान के कारण सिंधु और गंगा नदी अलग हो गई। दूसरे नंबर पर हमने चर्चा की किसकी? कि जो ब्रह्मपुत्र और गंगा है वो कैसे अलग हुई? तो हमने कहा कि मालदा गैप बीच में आ गया। इस कारण से मालदा गैप बनने के कारण दोनों नदियां अलग अलग हो गई, दोनों के बीच में गैप बन गया। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये थी हमारी दोस्तों किससे संबंधित चर्चा? शिवालिक नदी से संबंधित चर्चा। दोस्तों इन सभी चीजों को आप नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी इन चीजों को बहुत ही कम पढ़ाता है, मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो आप सभी इनको अपनी नोटबुक में ऐड कर लें। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये चित्र भी बना ले ताकि भविष्य में आपको समझने के लिए आसानी हो। दोस्तों हिमालय क्षेत्र के अफवाह तंत्र में आगे हेडिंग लगाए दोस्तों, हिमालय क्षेत्र की प्रमुख नदियां, और इनमें 1 नंबर पे डाल दे दोस्तों सिंधु नदी। अब हमारी चर्चा होती है दोस्तों शुरुआत नदियों से संबंधित, और 1 नंबर पे आप हेडिंग लगा दे दोस्तों सिंधु नदी की। और दोस्तों इससे संबंधित चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों क्लास कैसी लगी? अगर क्लास बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। दोस्तों आपके सपोर्ट से ही हम चल पाएंगे। अगर आप कंटिन्यू लोगों को जोड़ते जाओगे तो हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं विनोद कुमार आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।